नमस्कार, मेरा नाम श्वेता चौहान है। मैंने इस साल सिविल सर्विस परीक्षा में 8वां रैंक प्राप्त किया है। इससे पहले कि हम सिविल सर्विस परीक्षा के बारे में जानें और उसकी मेरी स्ट्रेटजी के बारे में जानें, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। कुछ किसी के लिए काम करता है और कुछ किसी के लिए काम करता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपसे बताऊँ वो आपके लिए सही हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जो बेस्ट मैं अपना बता सकती हूँ वो मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। मैं श्वेता चौहान, मैंने बीएससी ऑनर्स किया है फिज़िक्स में हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने 2013 का सिविल सर्विस परीक्षा दिया, उसमें मुझे 573 रैंक मिली। फिर 2015 वाला दिया जिसमें मुझे 474 रैंक मिली। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था और जिसमें मुझे 8वीं रैंक मिली है। मेरा ऑप्शनल इस परीक्षा के लिए ज्योग्राफी था, तो मैं अपने आगे की आपसे जो बातचीत में ज्योग्राफी के बारे में भी बताना चाहूँगी। सबसे पहले सिविल सर्विस परीक्षा के बारे में मैं आपसे बताऊं तो यूपीएससी इसे कंडक्ट कराती है। ये 3 स्टेजेस में होता है आपका, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो है वो आपका एक रिजेक्शन प्रोसेस है जिसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में काउंट होंगे। तो जब आप तैयारी करते हैं तो आपकी तीनों स्टेजेस आपको क्लियर करनी है, और अगर फाइनल लिस्ट में नाम है तो आपको मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ही काउंट होंगे। अब इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में अगर मैं बताऊं तो प्रीलिम्स से हम स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स को आप सेपरेट ना समझें, और जब तैयारी शुरू करते हैं तो मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी को सब सोचे कि वो एक ही तरह इंटीग्रेटेड है। वो दोनों कुछ अलग नहीं है। सब मतलब जैसा आप मेंस के लिए पढ़ाई करेंगे शुरू से, तो प्री भी उसके साथ साथ शुरू होता है। जब आप शुरू पढ़ाई कर रहे हैं इसकी परीक्षा की, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपके पास आएगी कि लोग आपसे बोलेंगे कि आप इसके लायक नहीं हैं, इसके सिर्फ टॉपर्स जाते हैं, या फिर आपको लोग बोलेंगे कि आप कोई और एग्ज़ाम दे दीजिए, या आपका करियर आप अपना पहले स्टेबल कर लीजिए उसके बाद सोचिए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है और आप अगर सोचते हैं कि मैं इसके लायक हूँ, और अगर आप सिलेबस देख के आपको ये लगता है कि आप आराम से कर पाएंगे, तो आप किसी की मत सुनिए और पूरा अपना जो भी है अपना 100% दीजिए एग्ज़ाम के लिए। ये कुछ भी ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि सिर्फ टॉपर्स जाते हैं या फिर सिर्फ इंग्लिश बैकग्राउंड के जा रहे हैं। आपको हर बैकग्राउंड से लोग मिलेंगे और आपको हर स्ट्रीम से, हर फील्ड से मिलेंगे। तो अपने आप को किसी से कम ना समझे। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो अपने ऊपर विश्वास रख के शुरू करें। फिर जब आप शुरू करेंगे तो आप मैंने जैसे पहले बोला, मेंस और प्री को इंटीग्रेट करके पढ़ें। मेंस की जब आप तैयारी शुरू करें तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी कि मैं क्या पढ़ना है। इतना सारा सब कुछ सिलेबस है, इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ हैं, इतने सारे आपके ऑनलाइन सोर्सेज हैं। तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो अपने सोर्सेज को आप लिमिटेड रखिए। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने सोर्सेज जब तक लिमिट नहीं रखेंगे तब तक आपकी कोई लिमिट नहीं होगी, आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे। अब ये सोर्स लिमिट करने की बात मतलब कैसे आप कर पाएंगे कि सोर्स लिमिट कैसे हो। तो सबसे पहले आप मेंस का सिलेबस देखिए। आपको मेंस के सिलेबस में आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या एरियाज करने हैं, मतलब क्या क्या टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी आपसे जानना चाहती है उन एरियाज के बारे में। ऐसा नहीं है कि आपको एवरीथिंग अंडर द सन आपको आनी चाहिए, ऐसी कुछ बात नहीं है। आपके पास सिलेबस डिफाइंड है, उसी के अराउंड आपको पढ़ाई करनी है। तो जब आप सिलेबस पूरा पढ़ लेंगे कि क्या क्या एरियाज आपसे पूछे हैं एसए में, जैसे पिछले साल के पेपर देख के, GS1 का आपका सिलेबस है कि आपसे हिस्ट्री पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, या सोसाइटी के बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपका जो GS सेकेंड का सिलेबस है जिसमें पॉलिटी है, इंटरनेशनल अफेयर्स है। तो आपका एरिया पूरा डिफाइन हो चुका है। आप उसी एरिया के अराउंड ही पहले स्टैंडर्ड बुक्स जो मैं भी आपको बताऊंगी वो पढ़ें, और साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स और स्टैंडर्ड बुक्स को मिला के आपको पढ़ाई करनी है। उसके लिए आपको पूरा पूरा आपकी स्ट्रेटेजी डिफाइन होनी चाहिए कि मुझे इसी एरिया के अराउंड पढ़ना है। तो जब आपका सिलेबस आपने पढ़ लिया है, अब मैं पहले स्टैंडर्ड बुक्स आपको प्री की बताना चाहूँगी। प्री का एरिया थोड़ा अनडिफाइंड है। प्री में ज़्यादातर चीज़ें मतलब कुछ भी पूछा जाता है, लेकिन कुछ थोड़ा ओपन एंडेड के बजाय थोड़ी चीज़ें ऐसी है जो आपको पता है कि इसमें से पक्का पूछा जाएगा। जैसे आपका है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, एंड फिर 1 साल के लगभग करंट अफेयर्स।
तो आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए और उसको मतलब एनालाइज कीजिए कि क्या क्या चीज़ें कैसे फॉर्म हो रही हैं। तो ज्योग्राफी आपकी एनसीईआरटी से हो जाएगी। अगर आपको कुछ एरियाज ऐसे लगते हैं कि बहुत ही अलग है तो आप जीसी लियोंग पे भी जा सकते हैं। दूसरी आती है आपकी पॉलिटी। पॉलिटी केवल लक्ष्मीकांत से आप पढ़ेंगे तो उसके अलावा आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं होगी। लक्ष्मीकांत में इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कीजिए और बार बार उसको रिवाइज कीजिए, तो पॉलिटी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री है, स्पेक्ट्रम की बुक है, हिस्ट्री फॉर मॉडर्न इंडिया। उसमें मेनली बिपिन चंद्रा इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस से दिया हुआ है। आपको उसमें ज़्यादातर प्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो वो ही सफिशिएंट होगी। फिर हिस्ट्री का एक पार्ट आता है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री एक आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी है पुरानी वाली, वो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से दिया हुआ है जो जितना मैंने एनालाइज किया है। फिर आर्ट एंड कल्चर भी हिस्ट्री का पार्ट होता है। तो आर्ट एंड कल्चर का मेनली सीसीआरटी की वेबसाइट है, वहाँ से आप आर्ट एंड कल्चर का देख सकते हैं। और फिर एक फाइन आर्ट्स की एक बुक है 12th की, उसमें भी अच्छे से आर्ट एंड कल्चर का दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है 12th क्लास की, केवल वही काफ़ी है, उसमें आपको पूरा बेसिक्स मिल जाएगा। बेसिक्स आपका एनसीईआरटी से इकोनॉमिक्स का कवर हो जाएगा। फिर एनवायरनमेंट के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की वेबसाइट देखिए। उसमें जब पिछले साल का पूरा जो उनका एक ईयरली बुक आती है, आपको उसमें एरियाज पता चल जाएंगे कि किस किस एरिया में काम हो रहा है। फिर आपके पास एक डाउन टू अर्थ मैगजीन है, और जो करंट में जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें चल रही हैं वो एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक आपको या तो एनसीईआरटी है जैसे बायोलॉजी की 12th की, उसमें मिलेगा, या फिर आईसीएसई की बुक्स है 9th और 10th की एनवायरनमेंट की, वहाँ से भी आपको एनवायरनमेंट मिल सकता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका साइंस एंड टेक, और या फिर जैसे आपका साइंस, नॉर्मल साइंस। तो आप अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो आप बेसिक आप शायद 6 से 8 या 9 तक की एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इतना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक ही साइंस पूछी जाती है, या फिर जो करंट में चल रहा है वो पूछा जाएगा। करंट आपको केवल न्यूज़पेपर से मिलेगा, या फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की वेबसाइट है वहाँ पे जो करंट डेवलपमेंट चल रहे हैं वहाँ से कुछ पता चल सकता है। तो अब जब आपका बेसिक पूरा प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हो जाए ये स्टैंडर्ड बुक्स के साथ साथ, आपको डेली का अब दूसरी चीज़ आती है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के बहुत सारे सोर्सेज हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि किस में कितना नोट्स बनाएं और कितना प्रिपेयर करें प्री के लिए और मेंस के लिए, क्या डिफरेंट होगा और क्या मतलब कितना अपने सोर्सेज लिमिटेड रखें। तो मैंने सिर्फ द हिंदू पढ़ा था, और जब थोड़ा मैं पूरा उससे प्रिपेयर हो गई थी कि मैं न्यूज़पेपर की हैबिट हो गई थी 1 साल में, उसके बाद मैंने इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पढ़ना शुरू किए थे। तो आप ज़रूरी है कि आप एक न्यूज़पेपर अभी पढ़ें, मतलब स्टार्टिंग में। जो आपको अगर 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप मतलब एक एग्ज़ाम प्रोसेस के इनटू आ रहे हैं अगर आप इतना टाइम लगा रहे हैं। लेकिन उसमें भी आपको न्यूज़पेपर में सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है ये आपको केवल उसी तरीके से पता चलेगा अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे। तो सिलेबस का अगर आप पढ़ लिया है तो आपको एरिया डिफाइन हो जाएगा कि किस किस एरिया से मुझे न्यूज़पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे आपको इंटरनेशनल अफेयर का पूरा पेज नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारे लिए मतलब इंडियंस के लिए रेलेवेंट ज़रूरी है। जो आप अगर आप सिलेबस पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एरिया से आपको पढ़ना है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होगा अगर आप सिलेबस पढ़ लें, फिर उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए न्यूज़ को पढ़ें कि क्या ये न्यूज़ सिलेबस से रेलेवेंट है या नहीं है। अगर नहीं रेलेवेंट है तो आप मत पढ़िए। फिर आप अगर शुरू में आपको 2-3 घंटे लग रहे हैं, उसके बाद आपको सिर्फ 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा। उसके बाद मतलब आप थोड़ा हो जाएंगे कि मुझे सिर्फ ये न्यूज़ पढ़नी है, आप अपने आप डिफाइन कर पाएंगे। फिर एक न्यूज़पेपर हो गया। फिर दूसरी बात आती है कि आपको मैगजीन क्या पढ़नी है। तो मैंने सिर्फ योजना पढ़ी थी जो मंथली आती है, उसमें आपका पूरा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और जो गवर्नमेंट का वे ऑफ मतलब लैंग्वेज है, और अगर न्यूज़पेपर में आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है गवर्नमेंट को तो आपको पॉजिटिव्स भी मिलेंगे केवल आपको गवर्नमेंट के सोर्सेज से। जो योजना बेस्ट सोर्स है तो आप उसको मतलब बिल्कुल पक्के से देखें तो आपका कुछ एरिया जैसे चाइल्ड हुआ, विमेन हुआ इश्यूज, ये तो मंथली मतलब एक इशू में आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो योजना मतलब मेरे हिसाब से अच्छा होगा अगर आप पढ़ें तो।
फिर एक डेली का एक AIR का 9 बजे न्यूज़ आता है डेली का, वो आप सुन सकते हैं। आधे घंटे का 15 मिनट का न्यूज़ होता है, 15 मिनट का इन फोकस। इन फोकस में आपको एक टॉपिक डेली का डिस्कस होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप वो इन फोकस वाला टॉपिक अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से और क्या मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। और आपका उसके जो डिबेट होती है आप उससे भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको समझ में आएंगे। तो वो मतलब टॉपिक भी आप मतलब वो भी आप सुन सकते हैं। फिर एक और है इंपॉर्टेंट चीज, जैसे राज्यसभा का बिग पिक्चर आता है, उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होते हैं। अगर आप वो भी देख लेगी, अगर आपका कुछ न्यूज़पेपर में आपको नहीं समझ आया या फिर आप नहीं डिफाइन कर पाए कि नेगेटिव्स पॉजिटिव्स क्या थे उस चीज़ के, तो आपको उस बिग पिक्चर के एक इशू से आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या पढ़ना है उसमें, क्या नहीं पढ़ना है। तो बेटर होगा कि मैं फाइनली आपको बता दूं कि एक न्यूज़पेपर, एक आपका जो AIR का जो 9 बजे न्यूज़ का आता है, और एक राज्यसभा बिग पिक्चर का अगर आप डेली का सुन लें और डेली का न्यूज़पेपर, डेली का करंट अफेयर डेली खत्म करें, तो आपको कुछ भी किसी भी कोचिंग के नोट्स पे या किसी मैगजीन पे रिलाई होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल खुद की नोट्स अगर इन चीज़ों से प्रिपेयर करेंगे तो आप बेटर, आपको रिवीजन में भी हेल्प मिलेगा और साथ में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कुछ भी रटना पड़े। आपके सब कुछ धीरे धीरे साथ साथ होता रहेगा। और जब हो सके तो मतलब एवरी संडे जो आपने पूरा एक वीक में जो आपने प्रिपेयर किया था नोट्स, उसको रिवाइज कर लें। तो इस तरीके से आपका करंट अफेयर पूरा मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी तैयार होता रहेगा साथ साथ। और आपको बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा टेंशन करंट अफेयर्स की होती है वो आपको नहीं रहेगी अगर आप डेली का डेली इतना करते रहेंगे। तो फिर आपका मतलब अगर करंट अफेयर आपने ऐसे प्रिपेयर कर लिया तो आप प्री का एक पार्ट पूरा हो गया और बाकी मैंने आपको स्टैंडर्ड बुक्स बता दी थी। तो ये प्री आपको इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना है मेंस के। और जब प्री का टाइम आने वाला हो, मतलब अगर आपके पास एक महीना बचा हो, तो उस एक महीने में आप डेडिकेट कर सकते हैं पूरा प्रीलिम्स के लिए। उसके लिए आप इस टाइम पे जो भी मतलब उस तरीके से पढ़ें कि थोड़ा फैक्चुअल भी चीज़ें याद रखें। मेंस के लिए इतना ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन प्री में कुछ फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत है। तो वो स्टैंडर्ड्स बुक से और आपके करंट अफेयर से जो आपने नोट्स बनाए हैं उनसे आप कोशिश करें कि आप उनको याद कर लें, बार बार रिवाइज करें, उस एक महीने में रिवाइज करें उन्हें। और जितने पॉसिबल हों मॉक्स दें। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे लास्ट ईयर के और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, उतना आपके लिए बेटर होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दें इस लास्ट एक मंथ में और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें। और मतलब खुद को एनालाइज करें कि आपका क्या वीक पॉइंट है, क्या वीक एरिया है। तो और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको प्री में टॉप करना है, कि आपको बिल्कुल 200 में से 200 मार्क्स लाने हैं। जैसे आपका GS का है 200 मार्क्स का, और दूसरा जो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है CSET का 33% जिसमें आपको लाने हैं, वो भी 200 मार्क्स का होता है। तो CSET के लिए तो आपको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 33% बहुत ही आराम से आ जाएंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो सीसेट के बारे में सोचने की आपको बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। आपको बेसिक फोकस होगा आपका GS के लिए। तो GS की आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, साथ में करंट अफेयर हो गए। और जब लास्ट का एक मंथ बचे तो उसके लिए डेडिकेटेडली प्री के लिए पढ़ें, उसको रिवाइज करें और जितने मौके हों उतने दे सकें।